universities of Mayor Sir, Halapachar sir. Wayne Minister. Arvind Bella sir. ओम गणानंत्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणत्वा प्रियपतिं गर्भदमा तव जासि गर्भदम्मा लिव सर्वकार्येषु सर्वदा सवितदा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा संवाहना ओम ऐं नमः ओम ह्रीं नमः ओम क्लीं नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डविच्चे नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुणीं प्रतिष्ठामि करो मित्र मंडले देवतेश प्रतिष्ठिता वर्तां भवद श्रीश्चते लक्ष्मी च विद्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि ओम कुर्माय नमो नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी हरिप्रियाय नमो नमः। साथ थोड़ा पीछे प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुण निर्मित प्रतिष्ठा देवेभ्यो नमो नमः संपूजयामि नमस्करोमि पुण्योऽहं तव दर्शनात् पुण्योऽहं तव दर्शनं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यातम् इष्टं निखान ओम वैखान सर्वलोकं वैखानः। अಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ प्रहलाद भाई सर और ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಅಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ ज़्यादा नहीं 50 लाख का होता है 50 लाख हमने
खुद R&D करके फेब्रिकेट करते हैं, लेकिन NFSC से NFS बनाया 2% में एवरेज है उसका देखने का चलो अच्छा लोकल बनाने से ನಂತರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಸ್ ವುಡ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಶ್ರೀ ಈರೇಶ್ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಅವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜದ ಫಲಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ತಯಾರಾದಂತದ್ದು, ನಮ್ಮ ಖಾದಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಫಲ प्रति जिले में हम बना दें 3 मिनट के वीडियो से कर्नाटक राज्य में क्या क्या फोरेंसिक साइंस में काम हुआ है उसको दिखाने के लिए system faster and more scientific for random of understanding with a reputed to 162 other 192 to 30,005. सबसे पहले तो अमित शाह साहब को फैसिलिटीज अक्रॉस द ग्लोब खुले हैं. ಎಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವಂತಹ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज काइंड वर्ड्स. ज्ञानेंद्र जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. आज समग्र NFSU के लिए ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व दिन है कि माननीय अध्यक्ष बनकर अपनी इन शाखाओं के हमारा मार्गदर्शन करें. हम स्वागत करते हैं माननीय श्री अमित शाह जी का. आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्नाटक के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्मई जी, मेरे मित्र और कर्नाटक के नेता, यहाँ के सांसद और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्री ज्ञानेंद्र जी गृह मंत्री कर्नाटक, यहाँ के महिला और बाल विकास मंत्री हलप्पा जी, यहाँ के विधायक श्री अरविंद बेल्लाड जी, विधायक श्री अमृत देसाई जी, फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर JM व्यास, हमारे कर्नाटक के DGP और आज के इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित प्यारे भाइयों बहनों और विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार. कर्नाटक राज्य में मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब मेरा बहुत डिटेल दौरा हुआ है. हर जिला एक प्रकार से सांस्कृतिक रूप से न केवल कर्नाटक पूरे भारत की धरोहर है. आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी ताकतों को रोकने के लिए 1857 से पहले भी कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कई ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने पूरे भारत के आजादी के आंदोलनकर्ताओं को प्रेरणा दी है. अभी धारवाड़ का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो लंबी यात्रा में विराम स्थल, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है. मालेनाडु क्षेत्र से मैदानी इलाकों में प्रवेश द्वार ये धारवाड़ अपना उस वक्त के यात्रियों के लिए आराम करने की और यहाँ पर पोज लेने की एक जगह बना हुआ था. और ये धारवाड़ जिला आज नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस के भूमि पूजन के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में और 2 कदम आगे बढ़कर कर्नाटक की शिक्षा में जो योगदान है देश में उसको और 4 चांद लगाने का काम करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है. मित्रों, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए
हमारे प्रहलाद जोशी बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरे पीछे पड़ गए थे कि धारवाड़ में ही ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। प्रामाणिकता से कहूं तो मैंने थोड़ा टालने का प्रयास भी किया। परसों मैंने कहा यार प्रहलाद, जमीन का कोई ठिकाना नहीं है, तो उन्होंने एक ही दिन में 60 एकड़ जमीन मुंबई सीज से अप्रूव कराकर दे दी, तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं भारत सरकार की ओर से, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ओर से श्री बसवराज मुंबई और प्रहलाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी भूमि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को देकर इसका 9वां कैंपस यहां पर खोलने का आज शुरुआत हुआ। मैंने रास्ते में मुख्यमंत्री जी को कहा है कैंपस तो जब खुलेगा तब खुलेगा, एक टेम्पररी कैंपस के लिए जगह दे दीजिए तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिल्डिंग के पहले ही शुरू हो जाए, और जब बिल्डिंग बने तब तक ये बच्चे नौकरी कर कर इसके राजदूत बन गए हो। तो उसमें भी उन्होंने हाँ बोला है। मित्रों, हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट शुरू करने का यश भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए सरकार में भारत के गृह मंत्री श्रीमान अडवाणी जी को जाता है। 2002 में अडवाणी जी ने एक न्यायिक विज्ञान सेवा निर्देशालय डायरेक्टरेट की स्थापना की और इस विषय को फोकस करना शुरू किया। और उसी कालखंड में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस वक्त मैं गुजरात का गृह मंत्री बना और वहां पर फॉरेंसिक साइंस के बारे में समग्र विश्व में सबसे अच्छी फॉरेंसिक साइंस लैब कहां बने, इसका इनिशिएटिव लेने की शुरुआत उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके साथ मैं भी फॉलो अप करता था। उस वक्त भी जेएम व्यास हमारे डायरेक्टर थे, और जब इसको बढ़ाने की शुरुआत की तब एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी कमी सामने आई। इंस्ट्रूमेंट तो आ सकते हैं, बिल्डिंग भी बन सकता है, लेबोरेटरी भी बन सकती है, मगर इसके लिए फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अगर एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं तो फॉरेंसिक साइंस का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में योगदान हम सोचते हैं उसको जमीन पर नहीं उतारा जा सकता। तब मोदी जी ने निर्णय किया कि गुजरात के अंदर गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जो बच्चों को 12th के बाद ही सीधा फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे, बीएससी, एमएससी, डॉक्टरेट और बाद में रिसर्च की सारी सुविधा फॉरेंसिक साइंस के हर क्षेत्र के अंदर हो। यूनिवर्सिटी बनी, परिणाम बहुत अच्छे आए। शुरू में तो यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, मगर पहली 5 बैच 100% बैच समाप्त होने के पहले ही उनको नौकरियां मिलने की शुरुआत हो गई और इस फील्ड के अंदर काफी विद्यार्थियों को इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अब विज्ञान के विद्यार्थी हो, बीएससी करो, एमएससी करो और बाद में फॉरेंसिक साइंस की ट्रेनिंग लो, और 12th के बाद सीधा फॉरेंसिक साइंस के ही विद्यार्थी बनो। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर आता है, क्योंकि आपके बेसिक्स फंडामेंटल साइंस ग्रेजुएट के फॉरेंसिक साइंस की दृष्टि से जब डाले जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो आगे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इस दृष्टि को जब मोदी जी यहां प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब यहां पर भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाने का विचार आया, और फिर से मेरा सौभाग्य है कि वहां पर भी मैं गृह मंत्री था, यहां पर भी मैं गृह मंत्री था, और इसकी शुरुआत। और आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसका 9वां कैंपस की
आज भूमि पूजन और शिलान्यास भी हो चुका है। एनएफएसयू के इस परिसर के अंदर फॉरेंसिक साइंस के संबंधित विषय जिसमें साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए फॉरेंसिक, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरमेंट फॉरेंसिक्स, एग्रीकल्चर फॉरेंसिक्स, ये मुख्य रूप से एक्सपर्ट बनाने की तक बढ़ाई जाएगी। फॉरेंसिक साइंस का हर कैंपस अपने आप में फॉरेंसिक साइंस के सभी विधाओं का, सभी ब्रांचेस का हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान देगा, मगर सबके बीच में कुछ विषय को हमने आवंटित भी कर दिए, जिससे वहां रिसर्च का काम होगा, वहां एक्सपर्ट बनाने का काम होगा और समग्र विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स अगर फॉरेंसिक साइंस में किसी एक देश के अंदर 5 साल के बाद होंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कह सकता हूं, तो वो भारत में होंगे और कहीं नहीं। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में एक पहली यूनिक यूनिवर्सिटी है और इसकी शुरुआत हमने जो की है वो निश्चित रूप से पहली शुरुआत करने वाले संस्थानों को इसका जो फायदा मिलता है, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को जरूर मिलेगा। मित्रों, क्राइम की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जाली नोट का कारोबार, हवाला ट्रांजैक्शन, बॉर्डर पर घुसपैठ, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, महिलाओं पर के अपराधी कई कदम पुलिस से आगे निकल गए थे और जब तक पुलिस अपराधी से 2 कदम आगे नहीं रहती, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम संभव ही नहीं। और अगर पुलिस को 2 कदम आगे रहना है तो इसकी पहली शर्त है कि दोष सिद्धि का प्रमाण, कन्विक्शन रेशियो को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस पर मैं बाद में आऊंगा, परंतु जब तक इन्वेस्टिगेशन का आधार साइंटिफिक न हो, इन्वेस्टिगेशन का आधार फॉरेंसिक साइंस के बेस पर न हो, आप कोर्ट के अंदर अपराधी को सजा नहीं दिला सकते। और अगर इसको करना है तो बहुत जरूरी है कि 6 साल और 6 साल से ज्यादा जिस अपराध में सजा है वो सभी क्राइम सीन पर सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसर को। मैं जब से गृह मंत्री बना तब से पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता हूं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी कहता हूं, मुझे आज आनंद है कि दिल्ली के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य बना है जिसने अर्बन एरिया के अंदर 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी क्राइम के अंदर फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट की विजिट को कंपलसरी कर दिया है। मुझे लगता है इससे क्राइम डिटेक्शन और सजा करने में ढेर सारा सुधार होगा। मित्रों, जब भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो विश्व भर से हमारी चुनौतियां भी बढ़ेगी और हमारी चुनौतियां जब बढ़ती है तब हमें समझकर चलना चाहिए कि उसको चुनौतियों के अनुरूप हमने हमारे एक्सपर्ट्स भी तैयार करेंगे। मेरी दृष्टि से कानून और व्यवस्था के 3 हिस्से हैं। एक प्रैक्टिकल लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस का काम है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जिसमें फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। फॉरेंसिक साइंस के जो एविडेंस है उसको हमारी न्याय प्रणाली में महत्व देना। तो अभी हम एविडेंस एक्ट भी बदलने जा रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलकर उसको वैज्ञानिक आधार पर सजा दिलाने की यंत्रणा के लिए और पुख्ता करेंगे, जिससे फॉरेंसिक साइंस के जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो क्रिमिनल को सजा दे सके। मित्रों, अब थर्ड डिग्री का जमाना नहीं रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के आधार पर ही हम जांच कर सकते हैं। विदेश के देशों में कनाडा जैसे देश का दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन का रेट 62%, इजराइल का 93%, इंग्लैंड का 80%,
और अमेरिका का 90%। उसके सामने हम 50% पर खड़े हैं। तो हम इसमें पीछे नहीं रह सकते। अगर भारत में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक करनी है तो हमें हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉरेंसिक साइंस के द्वारा हुआ इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटीग्रेट करना होगा और कुछ जघन्य अपराधों के लिए फॉरेंसिक साइंस की जांच को अनिवार्य करना होगा। अब फॉरेंसिक साइंस की जांच को पूरे देश भर में हर थाने में अनिवार्य करना है 6 साल से ज्यादा अपराधों के लिए, तो हर साल हमें 8 से 10 हजार फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट 9 साल तक चाहिए। और हमारी कैपेसिटी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनने के पहले गुजरात स्टेट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी 500, तो ये हो ही नहीं सकता। अब देश के सभी राज्यों में धीरे धीरे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने के बाद 10,000 एक्सपर्ट हमें निश्चित मिलेंगे, जो आने वाले कई सालों तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का देश की सेवा करेंगे। भारत सरकार ने फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हमने चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण लैब बनाया है। इसके साथ साथ पुणे CFSL को 62 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया, गुवाहाटी CFSL को 50 करोड़ की लागत से, भोपाल CFSL को 53 करोड़ की लागत से और कोलकाता CFSL का 88 करोड़ की लागत से अभी अपग्रेडेशन चालू है। मित्रों, NFPSU ने पूरे देश भर के अंदर दिल्ली, भोपाल, गोवा, त्रिपुरा, पुणे, मणिपुर और गुवाहाटी, ये सब जगह कैंपस खुला है और आज धारवाड़ के अंदर भी एक कैंपस की शुरुआत हो गई है, जो कर्नाटक के युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से और समग्र कर्नाटक की जनता को क्राइम से बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए आशीर्वाद रूप होगी। उसका मुझे फायदा है, विश्वास है, ये फायदा जरूर कर्नाटक को मिलने वाला है। NFSU ने लगभग 70 से ज्यादा देश और विविध संगठनों के साथ 158 से ज्यादा MOU किया है, जिससे पूरी दुनिया के क्राइम की डिटेक्शन के अंदर NFSU सेवा कर सके। मित्रों, फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी बनी है, वो केवल बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करती, ट्रेन मैन पावर खड़ा करने का काम नहीं करती, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश भर को वो असिस्ट करती। जैसे अभी मैंने 5 मोबाइल वैन देखे, तो कर्नाटक पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ चर्चा कर कर वो उसको बनाए और एक ट्रेन मैन पावर का निर्माण करती है और टेक्नोलॉजी के उपयोग को इन्वेस्टिगेशन में बढ़ाती है और रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भारत को दुनिया में सर्वप्रथम लाने के लिए भी NFSU काम कर रहा है। मित्रों, हमने अभी एक नफीस कर ऐप सार्वजनिक किया है, जिससे लगभग 1.5 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा है। सिर्फ सार्वजनिक करने के 3 महीने के अंदर 10,000 केस, जिसमें एक 22 साल पुराना था, 10,000 केस को तत्काल समाधान हुआ है। किसी भी पुलिस स्टेशन में अपराध होता है, आप नफीस पर चले जाओ, अपराधी कौन है उसका नाम वो तुरंत बता देता है। और इसको हम और स्ट्रेंथी करेंगे। इसके लिए सारे कैदियों के फिंगरप्रिंट्स को स्टोर करने का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर एक वैज्ञानिक व्यवस्था हमने किया है और उसको और स्ट्रेंथी कर हम करेंगे। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक की तर्ज पर ही देश भर में फॉरेंसिक साइंस सेवाओं को महत्व दिया जाएगा। यहाँ पर 206 सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स SOCO को अपॉइंट करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है आने वाले दिनों में कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। मित्रों, NFSU एक वन्य जीवन फॉरेंसिक
उत्कृष्टता केंद्र भी कर्नाटक बेंगलुरु में बना रहा है, जिसको NSFU भी आसिस्ट करना है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर भी भारत दुनिया में सर्वप्रथम हो, वो मोदी जी का लक्ष्य है। आज जब ये नया कैंपस शुरू हो रहा है, तब फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन के प्रयोग में भारत में श्री हेमचंद्र बोस और अजीजुल हक, ये दोनों ने सबसे पहली शुरुआत की थी और 1897 में भारत में एक फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना हुई। मैं दोनों महानुभावों को याद कर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मुझे विश्वास है धारवाड़ में जो यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, वो धारवाड़ और समग्र उत्तर कर्नाटक के युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के द्वार तो खोलेगी ही खोलेगी, मगर समग्र कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में हमें मदद मिलेगी। मैं फिर से एक बार अंत में विशेषकर प्रहलाद जोशी और हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी को भूमि देने के लिए और सभी सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅಡಿಗಲು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಆಧುನಿಕ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ GM ವ್ಯಾಸ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲೋದರೆ, ಅಮೃತ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. NFSL ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಆದಂಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಸೈಬರ್ ಲಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು, ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್, ಈ ಥರದ ಈ ಕ್ರೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಲಾ ಅಂತೀವಿ, ನಾವು ಕ್ರೈಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದ ಲಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಶುಡ್ ಲೀಡ್ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಆದರೆ ಅದರ FSL ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ, 3 ವರ್ಷ, 4 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಗೃಹ ಸಚಿವನಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ 2 ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಏನು FSL ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಮ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ FSL ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ FSL ಲ್ಯಾಬನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಸೀನ್, ಕ್ರೈಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ
180ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 52 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ FSL ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಿರೀಟಪ್ರಾಯಶವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಬರಲು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಶ್ರಮ ಭಾಳಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, IIT ಇದೆ. ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು IIIT ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಸೇವೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಿತಿ ಪಡೆದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.